हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 कवर कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सी मेटल है जिसको छोड़कर बाकी सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं? ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी मरकरी। तो इसका राइट आंसर है मरकरी। मरकरी का सिंबल Hg होता है एंड मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। यहाँ ऑप्शन ए है सीजियम, सीजियम का सिंबल Cs होता है। गैलियम, गैलियम का सिंबल Ga होता है। और आयोडीन, आयोडीन का सिंबल I होता है। हालांकि आयोडीन मेटल नहीं है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर कौन सा आना था? मरकरी, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर। देखो, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है जो होती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मेलेबिलिटी। और थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डक्टिलिटी। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल मेटल होते हैं। गोल्ड सिल्वर से भी ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी गोल्ड। गोल्ड का सिंबल Au होता है, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, प्लैटिनम का सिंबल Pt होता है, कॉपर का सिंबल Cu होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड्स इज ट्रू? ऑप्शन ए, ionic compounds have high melting and boiling point. Ionic compounds conduct electricity in solid state. Ionic compounds are very flexible and never break easily when pressure is applied. Ionic compounds are easily soluble in solvents like kerosene and petrol. देखो, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड देख लेते हैं। हाँ, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है ना। आयनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन से इसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है नॉन मेटल को, जिससे मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इससे इन दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो जाता है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। देखो, वैसे तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू पूछा था। तो ट्रू, अगर फर्स्ट वाला ट्रू हो गया तो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को एक बार कंसीडर कर लेते हैं। देखो, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये गलत है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगर आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है तो या तो उन्हें मेल्ट कर लो, तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे। मोल्टन स्टेट में आने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या उन्हें वाटर में डिजोल्व कर दो, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो याद रखना, आयनिक कंपाउंड या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नेवर ब्रेक इजीली व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये गलत है। आयनिक कंपाउंड थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने से टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाने पर वो टूट जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। देखो, केरोसिन और पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर ऐसा लगा लेना जिनके ऊपर हम चार्ज आ जाता है ना, चार्ज सेपरेशन जहाँ होता है वो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे H2O। तो H2O में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन हो गया। इसका मतलब ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। और NaCl पे भी देखो, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये भी कैसा मॉलिक्यूल है? एक पोलर। तो जो सॉल्युबिलिटी का फिनोमिना है वो इस बात पे डिपेंड करता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यानी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होगा।
अब क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पॉलीपोलर होते हैं, इसीलिए वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वाटर नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस डैश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन अबव? ऑप्शन ए ओजोन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो याद रखना, जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर कोई भी मेटल जैसे Na ही है, अगर वो HCl के साथ रिएक्शन करेगी तो बनाएगी NaCl और रिलीज करेगी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ भी आ जाएगा 2। ठीक है, तो याद रखना, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन टेस्ट भी याद रखना, अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वहाँ पर एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाओ। अगर वहाँ से पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है तो पॉप साउंड ये बताएगा कि वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? ठीक है, इसमें ऑप्शंस पे जाने से पहले ना एक बार रिएक्टिविटी सीरीज चेक कर लेते हैं। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, उसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से। उसमें सबसे टॉप पर आती है पोटाशियम, उसके बाद आती है सोडियम, सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद आता है टिन, टिन के बाद आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है सिल्वर और सिल्वर के बाद आता है गोल्ड। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो सबसे टॉप पर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ये वाली मेटल है मोस्ट रिएक्टिव, और इस हिसाब से नीचे इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती हुई चली जाती है। इसका मतलब जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और यहीं से डिस्प्लेसमेंट भी हो जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में कैल्शियम की रिएक्टिविटी लेड से ज़्यादा है, लेड की कॉपर से। देखो कैल्शियम यहाँ पर है, ठीक है, लेड है यहाँ पे, कॉपर है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, देखना हो तो फिर भी देखो। देखो मरकरी तो यहाँ नहीं दिया है, सिल्वर और एल्यूमिनियम, तो सिल्वर और एल्यूमिनियम में देखो सिल्वर यहाँ है और एल्यूमिनियम यहाँ, ये तो गलत है क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होती है। कैल्शियम, सोडियम और आयरन में ये भी गलत है क्योंकि सोडियम तो यहीं आ गया टॉप पे, सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर से सोडियम यहाँ लीस्ट दिया है, सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना। इसको लर्न करने के लिए देखो एक मिनी मॉर्निंग भी है भाई, उसको कैसे याद रख सकते हैं? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसको ऐसे याद रख लेना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ जो फर्स्ट लेटर है P वो पोटाशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, S सोडियम, C कैल्शियम, M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, C कार्बन, Z जिंक, I आयरन, T टिन, L लेड, H हाइड्रोजन, कॉपर, S सिल्वर और ये गोल्ड। ठीक है, तो इससे आप ये एक्टिविटी सीरीज याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मरकरी? ऑप्शन, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, Cinnabar HgS, an ore of mercury, is first reacted with water and it converts into mercuric oxide HgO.
स्टेटमेंट 2, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी बाय हीटिंग। देखो एक बार देख लो यहाँ पर, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं ना मरकरी का, तो एक चीज़ तो याद रखनी है, मरकरी का एक्सट्रैक्शन HgS से होता है, सिनेबार से होता है। सिनेबार मरकरी का ओर होता है। मरकरी के एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है वो रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सल्फाइड ओर्स को, ये एक सल्फाइड ओर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से SO2 निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है, इसमें लिखा है ना ओर ऑफ मर्करी फर्स्ट रिएक्टेड विद वाटर, जो रॉन्ग है। वाटर के साथ नहीं, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं और फिर उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है, तो उस हिसाब से D भी कट, C भी कट। अब 2 बच गए, 1 और A और B, इसमें देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग। उसके बाद ये जो HgO है, इससे मरकरी निकालने के लिए HgO को हीट करते हैं। तो जब HgO को हीट करते हैं तो यहाँ से Hg और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। और ये प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमने HgO के रिडक्शन के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ किया, ऐसी रिडक्शन को हम ऑटो रिडक्शन बोलते हैं। यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सेल्फ रिडक्शन होता है और सेल्फ रिडक्शन होकर वो Hg और O2 में टूट जाता है। तो इसमें लिखा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी बाय हीटिंग, ये है करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस डैश फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड में क्या होगा, H होगा ना, H पॉजिटिव, यानी HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है। तो क्या नहीं डिस्प्लेस करेंगे वो, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो होता नहीं वहाँ, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, कॉरोजन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉरोजन में डिस्ट्रक्शन हो जाता है मेटल्स का, और कौन से प्रोसेस से डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कॉरोजन याद रखना है कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या बायोइलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो याद रखना कॉरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। कॉरोजन के लिए 2 कंडीशन जरूरी होती हैं, एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए और एक वहाँ पर वाटर होना चाहिए, यानी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में मेटल्स के सरफेस का खराब होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉरोजन। और कॉरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। Next, which of the following is not a property of ionic compounds? The melting and boiling point of these compounds is lower than those of covalent compounds. These compounds conduct electricity in their molten or aqueous solution. These compounds are generally soluble in water. Option D, they are crystalline solid. देखो ये हमने लास्ट में अभी किया था, उसमें भी मैंने बता दिया था कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में, ये करेक्ट है। सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये भी करेक्ट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा रॉन्ग है, फर्स्ट, यानी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इतना हाई होता है कि कोवलेंट कंपाउंड से भी ज़्यादा हाई होता है। और इसमें हमसे ये पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बट विच ऑफ दीज मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट वो कौन सी मेटल है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन इसमें दिया टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, रिहीनियम और गैलियम। देखो टंगस्टन का सिंबल W होता है, मॉलिब्डेनम का सिंबल MO होता है, रिहीनियम का सिंबल RE होता है और गैलियम का सिंबल GA होता है। तो याद रखना 2 हैं ऐसी मेटल्स, एक तो है गैलियम यानी GA और एक है सीजियम CS। 2 ऐसी मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इनका इतना ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाती हैं। तो गैलियम और सीजियम आर 2 मेटल्स विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सो ऑप्शन D इज करेक्ट। नेक्स्ट, metals like dash react with cold water so violently and in an exothermic way that the evolved hydrogen immediately catches fire. तो ऐसी कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ इतना वायलेंट रिएक्ट करती है कि जैसे ही वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती है वो फायर कैच कर लेती है। ऑप्शन आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटाशियम। तो इसका आंसर आएगा पोटाशियम। पोटाशियम, सोडियम और लिथियम यानी कि एल्कली मेटल्स। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 वाले, वो इतने ज़्यादा वायलेंट रिएक्टिव होते हैं कि वो वाटर से रिएक्शन करने पर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए इन मेटल्स को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर और आयोडीन। देखो इसमें ना नॉन मेटल पूछा है, ऑप्शन ए मत कर देना। ऑप्शन ए मरकरी मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अगर होता तो ऑप्शन
ए करेक्ट होता है। इसमें नॉन मेटल पूछा है तो ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि मरकरी मेटल है और इसमें नॉन मेटल पूछ रहा है। अब ब्रोमीन, सल्फर और आयोडीन में से सल्फर और आयोडीन सॉलिड स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। तो ब्रोमीन इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये याद रखना, मेटल जो लिक्विड स्टेट में होते हैं वो मरकरी, और ब्रोमीन नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, ये याद रखना है। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। तो याद रखना, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये तो अभी थोड़ी देर पहले रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी, सबसे टॉप पे कौन सी मेटल थी, पोटाशियम। सो पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ऑप्शन बाकी है मरकरी, एल्यूमिनियम और लेड, तो ये तो पता ही है सबसे टॉप पे कौन सी थी, पोटाशियम। सो पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट, सिनेबार इज एन ओर ऑफ, ये भी अभी क्वेश्चन आया था। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS और ये किसका ओर होता है, मरकरी का। और ऑप्शन में जिंक, आयरन और कॉपर है, बट ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो हमने पहले ही देख लिया था, HgS जो मरकरी का ओर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन आर लिथियम, कार्बन, गैलियम और आयोडीन। देखो लिथियम तो मेटल है और इसमें नॉन मेटल पूछा है तो ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सी यानी गैलियम भी मेटल है, ये भी कट आउट हो गया। अब दो बच गए, कार्बन और आयोडीन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बन। कार्बन अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कार्बन जिन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उन फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये याद रखना, कार्बन के दो तरीके के एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और एक होते हैं अमरफस एलोट्रॉप्स, या इन्हें हम नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अब क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है और जिनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है वो अमरफस होते हैं। क्रिस्टलाइन में तीन याद रखने हैं आपको। क्रिस्टलाइन में आते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें तीन आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और आता है फुलरीन। और जो अमरफस होते हैं उसमें आता है कोल, लैंप ब्लैक, कोक। तो जो इस तरीके के आते हैं वो किस में आते हैं, अमरफस में, और ये तीनों किस में आते हैं, क्रिस्टलाइन में। इन्हें हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो कौन से हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो यहाँ सारे मेटल दिए, याद रखना, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं और जो पुअर कंडक्टर होते हैं ये होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो होते हैं मरकरी और लेड। ठीक है, मरकरी और लेड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें ऑप्शन में कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और मरकरी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मरकरी। Aquaresia is a fresh mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio। देखो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रेशो फिक्स होता है जो होता है 3:1। ठीक है, और एक्वारेजिया इतना ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि अपने अंदर गोल्ड जैसी नोबल मेटल को भी डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है वो कौन सा मिक्सचर है जो गोल्ड जैसी मेटल को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो वो याद रखना है वो क्या है, एक्वारेजिया, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रेशो कितना होता है, 3:1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कौन सी ऐसी मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ऑप्शन ए आर जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर रहेगा कॉपर, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेलासाइट इज एन ओर ऑफ कॉपर, इट्स कंपोजिशन। तो यहाँ अपने आप दिया कि मेलासाइट एक ओर होता है कॉपर का, सिर्फ उसका कंपोजिशन बताना है। ऑप्शन ए है CuCO3, ऑप्शन बी है CuH होल ट्वाइस, ऑप्शन सी है CuCO3.CuH होल ट्वाइस,
ऑप्शन डी CuCl2.CuCO3, तो याद रखना मेलासाइट का फार्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।